उम्मीद में तो काफ़ी बाजार चल भी चुका था, लेकिन धीरे-धीरे उम्मीद पे लगता है कि लोगों को लगा पता नहीं कब होगा, कब नहीं होगा, तो फिर वापस से अपने लाइन पे यहाँ पे आ चुका है। मैं दलजीत जी और अभिषेक जी आपके पास आऊँगा, लेकिन एक सवाल गौरांग शाह साहब समझना चाह रहा था। बिल्कुल थोड़े से नए इन्वेस्टर के लिए या फिर कच्चे इन्वेस्टर के लिए बता दीजिए गौरांग शाह साहब, ये रूपी डॉलर कैसे हमारे बाजार को कैसे इम्पैक्ट करता है? देखिए, अर्थव्यवस्था को करता है सबसे पहले तो, क्योंकि ये तो अच्छी बात है, गनीमत है कि कच्चे तेल के दाम $60 के नीचे ब्रेंट है और $55 के आसपास नाइमेक्स चल रहा है। अगर ये विरुद्ध होता, 80, $85 या $90 होता, तो हमें दो धारी तलवार की मार पड़ती थी। एक तरफ रुपया कमजोर, यानी कि आपको ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ता है डॉलर खरीदने के लिए ताकि आप कच्चा तेल इंपोर्ट कर सकें। तो जो ऑयल पूल अकाउंट डेफिसिट है, वहां पर थोड़ा बहुत सकारात्मक, क्योंकि कच्चे तेल के दाम नीचे आए हैं। दूसरी तरफ जहां तक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है, अब इसमें आपकी आईटी आ गई, फार्मा आ गया, ऑटो कुछ हद तक आ गया, ऑटो एंसिलरी कंपनीज आ गई। यानी जो भी कंपनियां, जो भी क्षेत्र एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डॉलर इनकम पर डिपेंड करते हैं, उनको थोड़ा बहुत फायदा मिलता है जब रुपया कमजोर होता है डॉलर के मुकाबले। इसका विरुद्ध होता है अगर अपोजिट कोई होता है, तो इम्पोर्टर होता है। क्षेत्रों को नकारात्मक असर पड़ना शुरू हो जाता है। हुँ। और जाहिर है ये थोड़ा बहुत एक जो ओपिनियन बनता है, एक जो राय बनती है, उसको लेकर के भी मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत नकारात्मक परिस्थिति होती है अर्थव्यवस्था को लेकर के। और मैं ये मानता हूँ, देखिए, कई बार हम सुनते हैं खबरों में कि आरबीआई ने डॉलर सप्लाई करके रुपए को संभालने का प्रयास किया है। मेरे ख्याल से वहां पर भी एक सीमा होती है। एक हद तक आरबीआई डॉलर सप्लाई कर सकता है, लेकिन अगर वास्तविकता में ही रुपया कमजोर होता है डॉलर के मुकाबले या बाकी अन्य मुद्राओं के मुकाबले, तो बहुत ज्यादा कुछ आरबीआई नहीं कर सकता है, फिर रुपए को अपने आप को संभालना चाहिए। तो ये दो तरफा असर होता है। एक तो जैसे मैंने बताया कि अच्छा है कच्चे तेल के दाम नीचे, और अगर यहाँ से रुपया थोड़ा बहुत मजबूत हो जाता है, तो मेरे ख्याल से बहुत ही कारगर साबित होगा हमारे ऑयल पूल अकाउंट डेफिसिट के लिए। और आगे जाते हुए जिस प्रकार से सरकार की नीतियां रही है, एनईएलपी को लेकर के भी, यानी कि कुदरती भंडार जो हमारे देश में है, उसमें नेचुरल रिसोर्सेज खोजने का जो प्रयास किया जाके हमारी जो निर्भरता है वो कम हो जाए। तो ये दो धारी तलवार है और दोनों तरफ से असर। दोनों तरफ से असर करता है, दुधारी तलवार है। हालांकि रुपया जब तक स्टेबल होगा तब तक जो है सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहेंगी। एफआईज को लेकर मोटा मोटी आप लोगों ने बता ही दिया। अभिषेक अग्रवाल साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको देखता हूँ तो हमेशा मुझे मिड कैप स्मॉल कैप की याद आती है। और मुझे कई लोगों ने पूछा कि भाई जिस तेज़ी से गिरा है ये दोनों इंडेक्स, तो जब मार्केट में रैली आएगी तो दोनों साथ निभाएंगे क्या? ये टेम्पररी डिफिकल्टी तो मार्केट में रह सकती है लक्ष्मण जी, और इसका सबसे बड़ा एक रीजन ये है कि थोड़ा सा मार्केट कई बार पैटर्न ड्रिवन होता है और प्रेडिक्टेबल होता है, बट होता ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग करंट अफेयर्स में ज्यादा बिजी हो जाते हैं और पास्ट टाइम भूल जाते हैं। तो मैं थोड़ा हिस्ट्री फैन हूं, तो मैं याद दिला दूं कि टिपिकली एफआईएस का मोस्ट स्टाइलिश तरीका काम करने का क्या होता है कि जब आप ये पोजीशन को रोटेट होते हुए देखोगे, जो कि मैं बहुत बुलिश हूं कि अगले साल आप ये सेलिंग को रुकते हुए देखोगे, तब इनका जो टिपिकल पैटर्न है ना, वो ब्लू चिप एमएनसीज निफ्टी पसंदीदा स्टॉक्स पे लोग ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और अभी ये जो पूरी की पूरी जो करेंसी की डिवैल्यूएशन आई, और उसके अंदर में एकाएक हम देख रहे हैं कि एक बड़ा आउटफ्लो भी एफआई का है, बिकॉज अब 31 दिसंबर उनके कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं वो, हम फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं, तो उनके भी 31 दिसंबर की क्लोजिंग है। तो उसके हिसाब से जो लास्ट वीक के अंदर में जो एडजस्टमेंट्स होते हैं बुक के अंदर में कैश पोजीशन या एग्जिट, वो हो रहा है। सो मैं इसमें ज्यादा कोई बेरिश या बुलिश नहीं निकालूंगा, बट यस, मिड कैप या स्मॉल कैप में पॉकेट्स के अंदर में वैल्यूएशन कंसर्न्स थे। अब यहाँ पे ये होगा कि पोर्टफोलियो की चर्निंग होगी, और क्योंकि मिड एंड स्मॉल कैप से शायद एग्जिस्टिंग डीआईएस भी या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी देख रहे होंगे कि अब हम शायद कुछ एलोकेशन निफ्टीज या थोड़ी और लेट्स से प्रेडिक्टेबल लार्ज कंपनीज में करें, जहां पे अर्निंग्स का थोड़ी बेटर विजिबल दिख रही है, वैल्यूएशन अब रीजनेबल दिख रहे हैं, वहां पे एलोकेशन जा सकता है। तो मुझे लग रहा है कि एक तरह का आप कह सकते हो कि एक तरफ से निकल रहे हैं और दूसरी तरफ ये मूव करेंगे। हर साल आप देखोगे सेम सेक्टर्स कभी भी रिपीट नहीं होते हैं परफॉर्मेंस में, एज अ टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स और टॉप बॉटम परफॉर्म आउट परफॉर्मर या पुअर परफॉर्मर। सो दैट इज व्हाट राइट नाउ इज हैपनिंग। ये जो पेन है ये इमीडिएटली मुझे नहीं लगता कि ऐसा एकाएक जितनी तेजी से नीचे गया है उतनी तेजी से ऊपर आएगा, बट सम रिलीफ आप देखोगे कि फर्स्ट जब जनवरी में आप आएंगे, फर्स्ट मंथ ऑफ द जो है उस समय का कैलेंडर ईयर, तब आप देखोगे कुछ बाउंस बैक मुझे लगता है कि आने की उम्मीद है।
मैं थोड़ा सा और स्पेसिफिक आपसे पूछूं, बिल्कुल इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मान लें 13-14% का रिटर्न हमें अगर इंडेक्स देता है, फिर बड़ी कंपनियां देती हैं, तो ये 14% 15% जो एक्सपेक्टेशन या फिर उसके आसपास एक्सपेक्टेशन हम लोग मिड कैप स्मॉल कैप से रख सकते हैं कि नहीं? ये मुझे लग रहा है कि रादर देन हम स्मॉल मिड या लार्ज करें, मुझे लग रहा है पोर्टफोलियो लेवल पे 14-15% की अब बातें हम कर रहे हैं, यही मुझे सुनकर अच्छा लग रहा है। अदरवाइज एक बहुत बड़ा ब्रीफ पीरियड था जहां हमने देखा मैं है एग्जांपल आपको दिया चूंकि हाँ, बट पॉइंट यही हो गई कि आप ये सोचेंगे कि चलिए निफ्टी मुझे 15% देगी, मिड स्मॉल कैप से मैं 20% निकाल लूंगा। ये एक्चुअली इस तरह से नहीं चलता है, बिकॉज हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट सब समय सेम नहीं होता। दूसरी तरफ उनके अंदर में जो कंपनियों की कंपोजिशन है वो भी तो कंसिस्टेंट नहीं है। इतनी तेजी से चीजें जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाती है। सो अगर हम ऐसे बायस माइंडसेट के साथ इन्वेस्ट करेंगे तो हर साल इस तरह की एक्सपेक्टेशन के साथ वैसा रिटर्न आना वो मुश्किल होगा। सो उस करेक्शन के लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि इस तरह से प्रेडिक्टेबल होना करना थोड़ा थोड़ा अनवाजिब है और मुझे लगता है मुश्किल भी है। ये एक आपने सही कहा। दलजीत जी, आपकी क्या राय है? आप म्यूट पे हैं सर। लक्ष्मण जी, हम लोगों ने एक्चुअली अभी पिछले दिनों एक नोट लिखा अपने क्लाइंट्स के लिए कि देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन फंडामेंटल्स एंड द स्टॉक प्राइसेस। तो ये सिचुएशन अगर आपको याद होगा तो 2018 में भी इस तरीके की कुछ सिचुएशन थी बिफोर कोविड, 1-1.5 साल तक, जब हम लोग वो एक्रोनिम यूज करते थे कि H2B2 खाली काम कर रहे हैं, केवल 5 स्टॉक ही चल रहे हैं, पोर्टफोलियो नहीं चल रहा है। तो कुछ उस तरीके की स्थिति अभी हमें दिख रही है। तो इस बार के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद हमने एक एनालिसिस किया, हमें समझ में आया कि एक्चुअली बहुत सारी कंपनियों ने अच्छे नंबर्स भी दिए, फिर भी स्टॉक जो है वो काफी नीचे हुए। तो ये क्या है कि इस समय शायद मार्केट के ऊपर बहुत सेंटिमेंट का असर ज्यादा है, और ऐसा कई कई बार ऐसा देखा गया है कि हर बार ऐसा जरूरी नहीं कि फंडामेंटल और सेंटिमेंट दोनों एक साथ चले। तो इस समय जो ये ग्लोबल अनसर्टेनिटी, ये करेंसी का इतना मूवमेंट, अपना ट्रेड डील बार बार आना नहीं आना, ये सब जो चल रहा है, इसकी वजह से आई थिंक मार्केट के ऊपर जो बहुत ज्यादा सेंटिमेंट हावी हो गया, उसमें बहुत सारी अच्छी कंपनियों ने जिन्होंने नंबर्स भी दिए, वो भी स्टॉक जो है काफी नीचे हैं। तो अगर आप देखेंगे मार्केट न्यू हाई बट पोर्टफोलियो प्रोबेबली ऑन -15%, 10%, लाइक दैट। सबके बहुत सारे पोर्टफोलियोज इस तरीके के दिख रहे हैं। तो ये, और हमने जब अपना एनालिसिस देखा तो जो हमारी पोर्टफोलियो की कंपनियां हैं, लगभग 28 से 30 कंपनियां हैं हमारे पास, और उसका जो क्वार्टर 2 का ईयर ऑन ईयर नंबर जो है 20% सेल्स ग्रोथ था, 40% पैड ग्रोथ था। उसके बावजूद जो स्टॉक्स हैं वो 10% डाउन है, पोर्टफोलियो लेवल पे 10% डाउन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो डिस्कनेक्ट है, ये फंडामेंटल्स पे आधारित नहीं है। ये बहुत सारा नैरेटिव, जो अभी हमने बहुत सारा नैरेटिव पिछले दिनों में सुना कि वैल्यूएशंस बहुत आउट ऑफ द वैक हैं। तो ऑफ कोर्स कुछ पॉकेट्स में वैल्यूएशन आउट ऑफ वैक हैं, और वो मार्केट की एनोमलीज हमेशा रहेंगी। बट उसको ये बोलना कि जो स्मॉल कैप या मिड कैप की अगर हम बात करें, जहाँ 4-5 हजार कंपनियां हैं, सारी 4-5 हजार कंपनियां एक साथ महंगी हो गई या सारी एक साथ सस्ती हो गई, ये गलत मिसनाम है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी कंपनी स्पेसिफिक काम होता है, बट जब मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट खराब रहता है, तब हम देखते हैं कि जो अच्छी कंपनियां हैं वो भी उसके साथ पिस जाती हैं। और इनफैक्ट वो ही अपॉर्चुनिटी होती है जो हम जैसे फंड मैनेजर्स के लिए, कि आप उस टाइम पे उन कंपनियों को बैक करें, उनको और इन्वेस्ट करें, या अगर क्षमता हो तो और बढ़ाएं, ताकि आपको जो अच्छे समय, जब समय चेंज होगा, तो वो बेनिफिट आपको मिलेगा। अब जो उस नोट का मैं तो बात उन कर कंपनियों के रहा था, पास उसमें हमने 8-10 कि हम समझते हैं कि अगले कुछ महीनों में ही ये स्थिति चेंज होगी, और इसमें हमारे पास बहुत सारे सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं, जैसे कि आरबीआई की सपोर्ट है, गवर्नमेंट की पॉलिसी सपोर्ट है, आपका बेस इफेक्ट का बेनिफिट मिलेगा। क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 के नंबर्स भी बहुत बेटर होने वाले हैं, क्योंकि हमारा वैसे भी H2 जो है वो 60% होता है, H1 40% होता है कॉर्पोरेट इंडिया का। तो ये जो बेनिफिट्स आपको दिखने वाले हैं, ये अगले 3-4 महीने में दिखेंगे। लेकिन अभी क्या है कि शायद थोड़ा पेशेंस का टाइम है, और सेंटिमेंट ज़्यादा हावी है, तो फंडामेंटल्स को लोगों ने थोड़ा पीछे कर दिया है।
इसमें दो चीज़ें हैं जो आपने कहा भी अपने कमेंट्री में कि कई बार लोग वैल्यूएशन को एक बताते थे वजह कि इस वजह से गिर रहे हैं ताकि वैल्यूएशन पहले काफ़ी हाई हो गया था। ठीक है, मान लिया वैल्यूएशन हाई नहीं था लेकिन पोटेंशियल रखता है वो शेयर, इसके बावजूद शेयर डाउन है 10% जैसा कि आपने एग्जाम्पल दिया कुछ कंपनियों का। तो वैसे पोटेंशियल वाली कंपनियों को कैसे पहचाने जहाँ पे डिस्कनेक्ट है लेकिन आगे चल करके बेहतर होगा, उसके लिए क्या फॉर्मूला अपनाया जाए? फॉर्मूला सिंपल, बहुत बेसिक एनालिसिस है लक्ष्मण जी, कि आपको ये समझना है कि ये जो कंपनी अगर नंबर्स पर आ रहे हैं, मतलब जैसे अगर सिंपल हम बताते हैं कि हम लोग कैसे मानते हैं कि हमने रिजल्ट आने से पहले एक अपना एनालिसिस किया हुआ है, अपने नंबर्स बनाए हैं कि ये कंपनी को 20% ग्रोथ दिखाना चाहिए, 25% ग्रोथ दिखाना चाहिए, और नंबर्स आने के बाद वो हमको डाउनवर्ड रिवाइज नहीं करने पड़े, मतलब कि कंपनी खरी उतरी अपनी बात पर, और आगे जो उसकी कमेंट्री है वो भी अगर वो उसी तरीके की डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका मतलब ये हो कि आने वाले नंबर्स भी हमें अपने रिवाइज नहीं करने पड़ रहे डाउनवर्ड्स, या तो फ्लैट रहने वाले हैं या उनको और ऊपर बढ़ाने की उम्मीद है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने कुछ खराब नहीं किया, उसके जो फंडामेंटल्स थे वो सब सही थे। अब स्टॉक प्राइस बहुत सारे बाकी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि टेक्निकलिटीज होती हैं, कहीं पे ज्यादा बाइंग आ गई, ज्यादा सेलिंग आ गई, कोई बड़ा इन्वेस्टर सेल कर गया, कुछ भी हो गया, उस तरीके की चीजें जो है, तो वो आपको बता रही है कि ये डिस्कनेक्ट है, राइट। जैसे मैंने बताया कि हमारे पोर्टफोलियो लेवल पे सेल्स ग्रोथ वाज 20%, हम निफ्टी की ग्रोथ की बात 10% 12% की बात कर रहे हैं, तो अगर पोर्टफोलियो लेवल पे आपकी सेल्स ग्रोथ 20% है, आपकी EBITDA ग्रोथ करीबन 29-30% है, पैड ग्रोथ 40% है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी जो अपना काम कर रही थी वो अपना काम सही कर रही है। हाँ, स्टॉक प्राइस वो बहुत सारी बाकी चीजों पर डिपेंडेंट होता है।